Okay, hello, good morning to all the medical aspirants. How's you going? How's the study going? All good? Like, I hope everything is good. Actually, yesterday something happened with me and that was too bad. I had recorded the video but it is not processing yet till today. अभी भी ये प्रोसेस नहीं कर रहा है और ये मैंने मॉर्निंग में किया था बट ये हो नहीं रहा है तो आई हैव टू अगेन मेक दैट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विथ वेयर वी हैव एंडेड इन प्रीवियस क्लास. तो हम पढ़ रहे थे बेटा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में. हमने कंपटीशन पढ़ा है अभी. उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रेडेशन पढ़ा. प्रेडेशन के बाद कंपटीशन. तो कंपटीशन में चलिए फिर देखते हैं. तो आपके जो गॉस गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल थे, इन्होंने ये बताया था कि जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं वो क्या करते हैं, सेम रिसोर्सेज में एक साथ नहीं रह सकते. मतलब जो भी क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा, सुपीरियर होगा वो रहेगा और जो इंफीरियर होगा वो धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो जाएंगे. एक मिनट. हाँ, ठीक है. तो ऐसा इनका कहना था कि मतलब यहाँ पे कंपिटिटिवली जो होंगे इंफीरियर वन वो क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद एलिमिनेट हो जाएंगे इवेंचुअली. लेकिन ये जरूरी, मतलब ये ट्रू हो सकता है सिर्फ किसके लिए, जहां रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिटेड होंगे. बट अदरवाइज ये बात सच नहीं हो सकती है. तो इसको और सपोर्ट करने के लिए फिर हमारे मैक अर्थर जो सर थे उन्होंने बताया कि जो भी 5 क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक ही ट्री पे रह सकते हैं और कंपटीशन को अवॉइड करते हैं और को एग्जिस्ट कर पाते हैं बिहेवियरल डिफरेंसेस के वजह से. तो इस तरीके से इनका क्या हुआ, को इवॉल्व होना शुरू हो गया. तो रिसोर्स पार्टनरशिप के थ्रू. तो इस तरीके से जो इन्होंने क्या किया, अपने अंदर कंपटीशन को कम किया. अगर कंपटीशन है भी तो क्या कर सकते हैं, तो एक साथ को एग्जिस्ट फॉर्म में रह सकते हैं. तो इस तरीके से वो इजिली रह सकते हैं. तो यहाँ तक हमारा बेटा कंपटीशन हो गया. अब हम देखते हैं पैरासिटिज्म. तो पैरासिटिज्म में क्या होती है, तो जैसे कि मान लेते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ जो लाइफ होती है वो क्या करती है, इंश्योर करती है कि पैरासाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो इजिली अपने होस्ट सेल के अंदर रहते हैं और वहां से सारे न्यूट्रिशंस को लेते हैं, साथ ही साथ उनको शेल्टर भी मिल जाता है और खाना भी मिल जाता है. बट जो क्या सामने वाला जो होस्ट सेल है उससे कोई बेनिफिट होती है? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होती है, उसको नुकसान ही होती है. तो ये हमारा ऐसा सरप्राइजिंग है कि पैरासिटिज्म जो है इवॉल्व हुआ है हमारे टेक्सोनोमिक ग्रुप प्लांट्स हायर से लेकर के हायर वर्टिब्रेट्स में भी. तो बहुत सारे पैरासाइट्स है जो कि इवॉल्व हुए होस्ट स्पेसिफिक, मतलब ये इनको एक सिंगल टाइप का ही होस्ट चाहिए, उसी के अंदर ये पैरासाइट्स क्या करेंगे, खुद को ग्रो करेंगे. तो इस तरीके की पैरासिटिज्म वाली लिंकेज, मतलब पॉपुलेशन इंटरैक्शन देखने को मिली है. तो इसी तरीके से हम देखते हैं जो होस्ट और जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, साथ में को इवॉल्व शो करती है. और जो होस्ट होगी ना वो हमारा इवॉल्व करते हैं स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या फिर रेसिस्ट करते हैं पैरासाइट्स को. मतलब हमारी जो बॉडी होगी, जैसे कि इंसान है, इंसान को पैरासिटिक इन्फेक्शन होते ही रहते हैं, हमेशा होते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवाक्स या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, उसके साथ हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं, एस्कैरिस ग्रो कर जाते हैं स्टमक में, है ना. पेट में कीड़ा जो हो गया है, व्हाट आर दे आर पैरासाइट. ब्लड सकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे स्टमक से ब्लड को सब करते हैं. तो ये जो पैरासाइट्स है वो भी क्या कर चुके हैं, अपने मैकेनिज्म को इवॉल्व कर चुके हैं और काउंटरैक्ट करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वो क्या कर सके, सेम होस्ट स्पीसीज में ही रह पाए. जैसे कि जो लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो पैरासाइट जो होते हैं इवॉल्व हो जाते हैं कि स्पेशल एडेप्टेशन, जैसे कि अननेसेसरी उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होगा, साथ ही साथ प्रेजेंस होगी किसकी, एडेसिव ऑर्गन्स या फिर सकस, जिससे वो क्या करेंगे, होस्ट सेल पर लटके रहेंगे. या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी ताकि अगर इसे हटाने की भी कोशिश करे तब भी इसका कुछ ना कुछ पार्ट रह ही जाए, मतलब कोई ना कोई इसका एक दो बच्चा रह ही जाए. इस तरीके से इनके पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है. और जो लाइफ साइकिल होते हैं पैरासाइट्स के वो भी क्या होंगे, काफी कॉम्प्लेक्स होंगे. मतलब एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर जो होंगे पैरासिटाइजेशन करेंगे इसके प्राइमरी होस्ट से. फिर जो ह्यूमन, जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक जो होते हैं एक टर्माटोड पैरासाइट, ये डिपेंड करता है दो इंटरमीडिएट होस्ट पे. कौन कौन से, एक स्नेल और एक फिश, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं इसको किसकी जरूरत होती है, तो वेक्टर की, जो कि मॉस्क्यूटो, ये क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं टू अदर होस्ट. फिर मेजोरिटी ऑफ जो पैरासाइट्स होते हैं वो हमारे होस्ट को नुकसान ही पहुंचाते हैं, साथ ही उनके रिड्यूस कर देते हैं सर्वाइवल को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट को और साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी को भी कम कर देते हैं. मतलब जो भी पैरासिटिज्म होंगे वो क्या करेंगे, हमें होस्ट को परेशानी करेंगे.
अच्छा, वी आर पैरासाइट टू whom? ह्यूमंस किसके लिए पैरासाइट है? क्या अर्थ के लिए है? सॉइल के लिए है? वी आर लिविंग ऑन दैट। तो ये समटाइम्स क्या करते हैं, होस्ट को जब बहुत ज्यादा वर्नेबल बना लेते हैं, मतलब ड्यू टू प्रेडेशन काफी ज्यादा वो फिजिकली वीक हो जाते हैं। क्या आप ऐसा मानते हो कि डू यू बिलीव दैट, क्या ऐसा मानोगे जो हमारे आइडियल पैरासाइट होते हैं वो किसी भी विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग वो रह सकते हैं बिना होस्ट को परेशान किए हुए? देन व्हाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट्स? तो क्यों नहीं, जब नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो हमारे ये टोटल के टोटल पैरासाइट्स जो है जो हार्मलेस वाले ही ह्यूमंस के अंदर आ जाए, कोई बीमारी ही नहीं कॉज करे, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग? तो देयर आर आंसर्स अबाउट इट, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। फर्स्ट थिंग, पैरासाइट्स में इतनी इवॉल्वनेस दिखाई नहीं जा रही है। दूसरी क्या होनी चाहिए, हमारी इकोलॉजी बैलेंस होनी चाहिए, मतलब पॉपुलेशन इंटरेक्शन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए आपका ये हार्मलेस पैरासाइट्स भी पूरे तरीके से इवॉल्व नहीं हो रहा है, कोई इवोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो रही है। ओके, जो भी पैरासाइट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल सरफेस पे हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, मतलब कि मेरे स्किन के ऊपर जो पैरासाइट्स होंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्टो पैरासाइट्स। और जो भी हम इसके कुछ फेमिलियर एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे कि ह्यूमंस में लाइस हो जाती है, जुए है ना, सर पे हो जाते हैं, एंड डॉग्स में टिक्स जो हो जाती है। और भी कुछ मैराइन फिश जैसे कि इन्फेस्ट करते हैं एक्टोपैरासिटिक कोपेकॉइड्स। कसकटा में होता है कि ये पैरासिटिक प्लांट होती है जो कि कॉमनली हमारे कहाँ ग्रोइंग हेज प्लांट्स के ऊपर ये ग्रो करती है, और इसका खुद का क्लोरोफिल गायब हो जाता है कब, तो लीव्स में, लीव्स के साथ इवोल्यूशन के दौरान। और इसलिए ये जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, तो हमारे होस्ट प्लांट से, जो कि ये कैसी होती है, पैरासिटिक नेचर की होती है। फिर फीमेल इंसेक्ट जो मॉस्किटो जो होती है, इसको पैरासाइट नहीं बोला जाता है, जबकि ये हमारा ब्लड लेती है रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज दैट वाज हर फूड। क्या है वो, उसका खाना है, और वो पूरे टाइम क्या आपकी बॉडी से चिपकी रहती है? इज इट टेकिंग शेल्टर फ्रॉम यू? क्या वो आपसे शेल्टर ले रही है? नहीं। तो पैरासिटिज्म में दोनों जरूरी है, फूड प्लस शेल्टर। अब देखते हैं इसी के साथ एक्टोपैरासाइट समझ के क्लियर हुआ है एक्टोपैरासाइट्स क्या होता है। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे होस्ट सेल के अंदर ही रहते हैं, बॉडी के डिफरेंट साइट्स में, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसीज, ये सारे पोर्शंस में जो रहते हैं, मतलब हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो भी पैरासाइट्स क्या करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, वो सारे कैसे हो जाते हैं, हमारे एंडोपैरासाइट्स। तो जो लाइफ साइकिल होती है आपके एंडोपैरासाइट्स की, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होने की वजह से, और इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल और जो एनाटॉमिकल फीचर्स होती है काफी सिंप्लीफाई होती है, और जब इनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को देखा जाता है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। अच्छा, कभी सुना है आपने कि जो कोयल होती है वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है, या फिर जो कौवा होता है वो अपना अंडा कोयल के घोंसले में दे देता है? ऐसा कभी सुना है? चलिए देखते हैं, अब देखते हैं दोनों में से कौन किसके घोंसले में दे रहे हैं। हाँ, इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, जो कि हमारे बर्ड्स में देखने को मिलता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पैरासिटिज्म का, जिसमें जो पैरासिटिक जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट के घोंसले में अंडा दे देते हैं, और होस्ट उसको क्या करता है, इनक्यूबेट करता है कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के टाइम में, और जो ये एग होते हैं पैरासिटिक बर्ड के वो इवॉल्व कर जाते हैं, और सेम टू सेम होस्ट के एग के साइज के ही दिखते हैं, कलर के भी दिखते हैं, जिसकी वजह से जो होस्ट होता है बर्ड को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और ना ही उसके फॉरेन एग्स को। और जैसे ही अगर मान लेते हैं, अगर वो जैसे ही वो बर्ड डिटेक्ट कर पाता है फॉरेन एग को, तो उसको क्या कर देता है, अपने नेस्ट से गिरा देता है। तो कुछ मूवमेंट आप जैसे कोयल और क्रो में देखोगे आपके नेबर, मतलब पार के समय, तो ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, स्प्रिंग टू समर के टाइम पे, इसमें ब्रूड पैरासिटिज्म आपको देखने को मिलेगी। तो ये कोयल क्या करती है, अपना अंडा किसके घोंसले में डाल देती है, कौवा के। अब आ जाते हैं, देखते हैं कॉमेंसलिज्म। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। सबसे पहला हमने जो पढ़ा वो क्या था, प्रेडेशन था। प्रेडेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, प्रेडेशन हो गया। प्रेडेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, कंपटीशन। कंपटीशन के बाद हमने क्या पढ़ा, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के बाद अब क्या है, कॉमेंसलिज्म, है ना। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कॉमेंसलिज्म। अब आप लोग पढ़ेंगे कॉमेंसलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म क्या होती है, तो ये वो इंटरेक्शन होती है जिसमें एक स्पीसीज को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है बिना किसी को हार्म किए हुए। मतलब जो सामने वाला स्पीसीज होगा उसे हम ना तो नुकसान पहुंचा रहे, ना ही बेनिफिट ले रहे हैं।
सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को वहां से क्या होती है, बेनिफिट मिलती है, तो इसे क्या बोला जाता है, कॉमेंसलिज्म। जैसे कि जो ऑर्किड्स होते हैं वो किसके ऊपर ग्रो करते हैं, तो इपीफाइट मैंगो ब्रांच के ऊपर। और जो बैरेंकल्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं किसके ऊपर, ब्लैक वेल के ऊपर। साथ ही साथ जो मैंगो ट्री है और ना ही वेल है, इसको कोई ऐसा कोई अपरेंट बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। अच्छा रुको, ये वाला मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसको हटाते हैं, यहाँ से दिखा देते डायरेक्ट, एक मिनट। बैरेंकल्स ऑन वेल, दिखा होगा इस तरीके से, बहुत बार चीजों को देखा होगा आपने, हैव यू एवर सीन इट। तो ये होता है वेल बैरेंकल, और जो आपके एपिफाइट ऑफ मैंगो। देख यहाँ पे कैसे ऑर्किड्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ओके, सो मूव फर्दर। जैसे कि कैटल जो आपके एग्रेट जब ग्रेज करते हैं तो ये काफी क्लोज एसोसिएशन रहता है, और ये जो साइट होती है काफी मतलब मोस्ट लाइकली होता है जब आप किसी रूरल एरियाज में देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल देखोगे। उसका जो एरगेट होते हैं ये हमेशा काफी क्लोज होते हैं हमारे कैटल और ग्रेजिंग से, बिकॉज कैटल जो होते हैं जैसे ही वो मूव करते हैं तो वो बहुत सारे फ्लश आउट करते हैं इंसेक्ट्स को अपने, कहाँ से, वेजिटेशन से, और इसकी वजह से डिफिकल्ट होता है एरगेट्स को पकड़ना और मतलब ढूंढना और पकड़ना। कुछ और भी एग्जांपल है जैसे आपके कॉमेंसलिज्म की, तो इंटरेक्शन हमारे सी एनिमोन जिनके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, और क्लाउन फिश जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर फिश जो होता है क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं खुद को प्रेडेटर से जो कि एक दूसरे से दूर रह सकते हैं स्टिंगिंग टेंटिकल्स के मदद से। फिर एनिमोन जो होती है वो अपीयर नहीं होती है बिना किसी बेनिफिट के, या फिर बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश, तो इसी तरीके से ये भी रहते हैं। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको दिखाया गया है फिग ट्री और वास्प के बीच में। जो फिग फ्लावर है उसको पॉलिनेट करता है वास्प, और वास्प फिर उसी को क्या कर देता है, अपना अंडा भी फिग फ्रूट में ले कर देता है। मतलब वो जाता है अपने लिए साइड ढूंढने कि वो कहाँ पे एग ले कर सकता है, तो इसको वीगन फ्रूट नहीं बोला गया है, तो इसलिए बहुत जगह इस फ्रूट से पूजा नहीं की जाती है, रीजन इसका ये है। अब देखते हैं बेटा म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, तो इस इंटरेक्शन में हमारे देखने को मिलेगा बेनिफिट दोनों इंटरैक्टिंग स्पीसीज को, मतलब कि इसमें ना तो किसी को नुकसान हो रहा है ना ही किसी को एक को फायदा हो रहा है, दोनों को ही दूसरे से फायदा होता है। तो आई थिंक दिस इज रिलेशनशिप इज गुड ना, ये म्यूचुअलिज्म होना चाहिए। ये इंटरेक्शन क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। तो जो लाइकेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक इंटीमेट म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं किसके बीच में, फंगस और एक फोटोसिंथेटिक हमारे एल्गी या फिर साइनो बैक्टीरिया में। सिमिलरली अगर हम देखें तो माइकोराइजा जो कि हमारे एसोसिएटेड होते हैं फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में, यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूचुअलिज्म। और जो फंगस होती है वो हेल्प करती है प्लांट को क्या करने के लिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, कहाँ से, सॉइल से। और जो प्लांट होती है उसी टर्म में फंगस को क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स देती है। मतलब जो माइक्रोराइजा का जो एसोसिएशन होता है ना फंगस और रूट जो भी होते हैं हमारे हायर प्लांट्स में, तो बेसिकली उसका काम क्या होता है, तो जो फंगस होती है वो क्या करती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुंचा देती है, प्लांट तक। और जो प्लांट होती है इसी के बदले में उसे क्या दे देते हैं, अपना बनाया हुआ खाना। अब सबसे मतलब स्पेक्टिकुलर मतलब देखने जैसा जो होगा एंड इवोल्यूशनरी जो फैसिनेटिंग एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, हमारे प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप्स में देखने को मिलता है। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को क्या चाहिए, एनिमल की मदद चाहिए, किस चीज के लिए, पॉलिनेट करने के लिए उनके फ्लावर्स को, और साथ ही साथ उनके सीड को डिस्पर्स करने के लिए। तो एनिमल भी जो होगा ऑब्वियसली क्या करेगा, इसके लिए इसको भी कोई फीस देना पड़ेगा इस सर्विस के लिए, तो प्लांट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, तो प्लांट्स इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इनको रिवॉर्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं या फिर फीस देते हैं, किसके फॉर्म में, पॉलन के फॉर्म में। और जो पॉलिनेटर्स होते हैं उन्हें क्या मिल जाता है, नेक्टर मिल जाता है, या फिर जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट्स हमारे सीड डिस्पर्सेस के लिए, है ना। तो ह्यूमंस भी क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को हेल्प हेल्प क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हेल्प, हम प्लांट्स इसलिए लगा रहे हैं बेटा क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, वी आर नॉट हेल्पिंग द प्लांट्स, ओके। तो जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम होता है उसको सेफ गार्ड किया जाता है अगेंस्ट चीटर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एनिमल्स जो भी क्या करते हैं वो नेक्टर को चुरा लेते हैं बिना किसी पॉलिनेशन के,
तो आप ऐसे देखोगे क्यों जो प्लांट एनिमल इंटरेक्शन है वो इवॉल्व कर रही है को इवोल्यूशन के थ्रू म्यूचुअल लिस्टिंग। तो ये जो इवोल्यूशन होता है फ्लावर का और पॉलिनेटर स्पीसीज का वो टाइटली लिंक्ड हो गया है अब एक दूसरे से। तो बहुत सारे स्पीसीज है हमारे फिग ट्री में, लेकिन में टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप देखने को मिलता है पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प। वास्प भी इसको क्या कर सकती है, पॉलिनेट कर सकती है, अदरवाइज ये पॉलिनेट नहीं होंगे। और वास्प भी क्या कर सकती है, वास्प अपना अंडा यही देगी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी गिवन फिग स्पीसीज है उसको पॉलिनेट करेगा इसका पार्टनर वास्प स्पीसीज, और कोई स्पीसीज नहीं कर सकता। और जो फीमेल वास्प होती है वो क्या करती है, फ्रूट को यूज करती है, फ्रूट को सिर्फ अपने ओवी पोजीशन एग लेइंग के लिए नहीं, बट साथ ही साथ अपने डेवलप करने के लिए सीड्स को विद इन द फ्रूट फॉर नॉरिशिंग इट्स लार्वा। अपने लार्वा को वो क्या करती है, नॉरिश भी करती है हमारे फ्रूट के सीड्स के अंदर। मतलब फिग का जो फ्रूट होगा उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, वास्प के लार्वाज भी होते हैं। तो बहुत लोग इसे फ्रूट को अवॉइड करते हैं, नहीं खाना चाहते हैं। और जो ये वास्प होती है वो पॉलिनेट कर देती है फिग के इनफ्लोरेसेंस को जब वो सुटेबल एग लेइंग पोजीशन मतलब साइट को ढूंढ रही होती है। और इसके रिटर्न में क्या हो जाता है, तो हमारा पॉलिनेशन हो जाता है और वास्प अपने जो भी हमारा डेवलपिंग सीड है उसके अंदर क्या करती है, अपने लार्वा के लिए भी खाना ढूंढ लेती है। अब तो ये वाला समझ में आया, फिग और वास्प का रिलेशनशिप। फिग और वास्प का रिलेशनशिप को नहीं ना भूलोगे, प्लीज बेटा मत भूलिएगा, ठीक है। अब ऑर्किड्स की बात करें तो ऑर्किड्स जो होते हैं ये काफी डाइवर्सिटी शो करते हैं हमारे फ्लोरल पैटर्न्स में, जो कि इवॉल्व हुए किसके थ्रू, तो हमारे जो भी अट्रैक्ट करने हैं किसके, एक राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट जैसे कि बीज या बम्बल बीज को। तो यहाँ पे गारंटीड पॉलिनेशन होनी ही चाहिए। और जो ऑर्किड्स होते हैं कुछ ऐसा रिवॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। नॉट ऑल ऑर्किड्स, मतलब सारे के सारे ऐसा नहीं करते हैं। तो जो मेडिटेरियन ऑर्किड जो फाइडस एम्प्लॉयज होते हैं, ये सेक्सुअल डिसिट मतलब पॉलिनेशन हो जाती है बाय स्पीसीज ऑफ बीव। और जो एक पेटल होता है फ्लावर का जो कि अनकैनी मतलब इससे थोड़ा अलग दिखता है, वो फीमेल बी साइज में ही रहती है, कलर भी और मार्किंग्स भी। तो इसमें मेल भी क्या होता है, अट्रैक्ट होता है फीमेल के थ्रू, और यहाँ पे स्यूडो कॉपुलेशन होती है फ्लावर के साथ। और इस प्रोसेस में इसके साथ क्या होता है, डस्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स उसके फ्लावर पे। और जब ये सेम हमारे स्यूडो कॉपुलेट हो जाता है दूसरे फ्लावर में, तो यहाँ से पॉलन ट्रांसफर हो जाता है और फ्लावर क्या कर जाता है, पॉलिनेट। मतलब सेक्सुअल डेसेट मतलब उसको धोखा दिया जाता है, मतलब उसके प्लांट्स के लीव मतलब पेटल्स इस तरीके से बने होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई क्या है, हनी बीज है, मतलब बीज है कोई। तो वो आकर के उसका मेल पार्टनर क्या करता है, वहां पे स्यूडो कॉपुलेशन करता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, उसके ऊपर कुछ पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कैसे कोओव्यूलेशन ऑपरेट हुआ, जैसे कि जो फीमेल बीज का जो कलर पैटर्न जो होता है चेंज हो जाता है कुछ रीजन की वजह से ड्यूरिंग इवोल्यूशन के टाइम पे। तो पॉलिनेशन सक्सेस जो होता है हमारा रिड्यूस हो जाएगा ऑर्किड फ्लावर का, और वो कोई इवॉल्व मेंटेन जो होगा वो जो फीमेल पेटल बी की तरह दिख रहा है वो भी दिक्कत होने लगेगी, है ना। क्योंकि मान लेते हैं अभी तो ऐसा है, बट ये कोई इवॉल्व के टाइम पे क्या हो सकता है, हमारे बीज का ही पैटर्न चेंज कर दिया जाए। तो फिर फ्लावर को भी उस तरीके से क्या करना होगा, को इवॉल्व होना होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन। आपके यहाँ से आपके चैप्टर बेटा खत्म होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आई हो, बिकॉज आई थिंक यहाँ से तो अब समझ में आनी चाहिए, बिकॉज माई वॉइस इज ऑल्सो क्लियर एंड आई एम गोइंग थ्रू ऑल दी एनसीईआरटी। सो हाँ, मैं अब 11th इसके बाद शुरू करूंगी, और साथ सोच रही हूँ एक एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करने का। सो आई विल गो विद दैट। ओके, तो अच्छे से बेटा एक बार ये वाले पार्ट को भी आप देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, कल के लेक्चर में मिलते हैं। बाय, हैव अ गुड डे। अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट एक दिन में कम से कम कोशिश करो कि 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। क्योंकि अब नहीं करोगे तो कब करोगे, सो डू इट। मैं हमेशा बोलती हूँ। सो ओके, बाय बेटा।